Good morning, students. Today we will study about air and water, chapter 10. In this chapter, we will learn about air, atmosphere, properties of air, water, removing impurities from water. इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. Curious Curie has a question. Why do mountaineers carry oxygen cylinders with them? जो पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वतारोही होते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेकर जाते हैं. हमें पता है कि पहाड़ जो हैं वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे होते हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद गैस की कमी होने लगती है, ऑक्सीजन गैस कम होती है, तो इसीलिए उन्हें ऑक्सीजन गैस की नीड होती है और वो अपने साथ गैस सिलेंडर लेकर जाते हैं. फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट एयर. व्हाट इज़ एयर? एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. हम सभी को पता है कि हमारे आसपास एयर है, मतलब चारों तरफ से हम किससे घिरे हैं? एयर से. द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर. हमारे सराउंड्स में, हमारे चारों तरफ जो हवा का कंबल है, मतलब हमारा जो पर्यावरण है वो एयर से चारों तरफ से ढका हुआ है, घिरा हुआ है, जिसको हम एटमॉस्फेयर, वायुमंडल कहते हैं. इट एक्सटेंड्स ओवर 600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. यह अर्थ की लेयर से लेकर 600 किलोमीटर तक फैली हुई है. जो हवा की चादर है, मतलब एयर की जो लेयर है, वो अर्थ से लेकर ऊपर एटमॉस्फेयर, मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो 600 किलोमीटर तक फैली हुई है. द एटमॉस्फेयर सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ. ये एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल है, मतलब जो हवा है, वो क्या करती है? हमारी पृथ्वी को सहारा देती है, क्योंकि हवा से हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन. और हम सांस किससे ले पाते हैं? सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से. एंड प्रोटेक्ट्स लाइफ. और इसकी वजह से हमारे जो पृथ्वी पर जीवन है वो संभव है. मतलब कि हमारे जीवन को अगर किसी ने बचा रखा है तो वो क्या है? एयर है. Earth's gravity pulls atmosphere towards its surface and holds it. अर्थ जो है वो ग्रेविटी की हेल्प से, ग्रेविटी क्या होता है आपको अच्छे से पता है. अर्थ के अंदर एक ऐसा फोर्स होता है जिसकी वजह से वो सभी थिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, खींच लेती है. पुल्स एटमॉस्फेयर टुवार्ड्स द सरफेस एंड होल्ड्स इट. और उसे पकड़े रखती है. एयर इज डेंस नियर द अर्थ सरफेस बट एज वी गो अप. हमारी जो अर्थ सरफेस है, पृथ्वी की सतह पर एयर बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा ऊपर जाते हैं इट बिकम्स थिनर. हवा की जो परत है वो धीरे धीरे पतली हो जाती है, मतलब कि ऊपर जाते जाते हवा बहुत कम होते जाती है. जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, स्काई की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे एयर की जो लेयर है वो थिन होती जाएगी. इट मीन्स डेट ऑक्सीजन इज़ लेस एज वी गो अप. इसका मतलब जैसे कि जितना ज़्यादा हम ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी, क्योंकि जब एयर ही नहीं होगी, एयर कम होगी तो ऑक्सीजन भी कम ही होगी. डेट इज़ वाई माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स फॉर ब्रीथिंग व्हेन दे क्लाइंब अप ऑन द माउंटेन्स. इसीलिए जब वो पर्वतों पर चढ़ते हैं तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं. कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. वायु की संरचना कैसे हुई है? वायु कैसे बनी है? बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है एयर. तो एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. हवा बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, मिश्रण है. द टू मेन गैसेस ऑफ द एयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. इसकी जो मुख्य गैसेस हैं वो क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. ये ब्लू पार्ट में जो आपको शो किया है, पाई चार्ट है ये राउंड शेप में. जब भी आपको कोई चार्ट गिवन हो, मतलब उसके अंदर कुछ क्लासीफाई किया गया हो किसी थिंग्स को, कोई भी थिंग को, तो उसको हम पाई चार्ट कहते हैं. मतलब डाटा को जब एक सर्कल में शो किया जाता है तो वो एज ए पाई चार्ट शो किया जाता है. ओके, मीन्स पाई चार्ट. पाई चार्ट में जो एयर है, एयर को क्लासीफाई किया है, एयर में जो मेन गैसेस हैं वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. ये जो ब्लू पार्ट में आपको शो किया ये है नाइट्रोजन गैस, जो कि 78% अवेलेबल है. और जो ऑक्सीजन है वो ग्रीन पार्ट में है, जो कि 21% अवेलेबल है हमारी एयर के अंदर.
Air contains 78% nitrogen and 21% oxygen. The remaining 1% is made up of carbon dioxide. ये जो ऑरेंज कलर का पार्ट जो शो किया है ये 1% है. 1% में टोटल कितने होते हैं 100. 1% इज इक्वल टू 100. तो इट मीन 70 to 21 कितना हुआ 99. 1% बाकी रहा, ये क्या है ऑरेंज पार्ट है, ये 1% है. ये 1% किन चीज़ों से मिलकर बना है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है. इसी में वाटर वेपर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी है 0.03%, बहुत ही कम है. वाटर वेपर एंड ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस लाइक आर्गन, हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन एंड ओजोन. ये भी कुछ गैसेस हैं जो कि ये सभी गैसेस कितने परसेंट हैं 0.9%. सभी को मिलाकर मतलब बिल्कुल हल्का हल्का सा पार्ट है गैसेस जो हमारे एयर में शामिल है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. वायुमंडल की परत. देखो, सबसे पहले अगर हमें एटमॉस्फेयर की लेयर्स को लर्न रखना है तो हम किससे लर्न रखेंगे उसको? यहाँ एक ट्रिक है, ट्रस्ट मी इन दी एग्ज़ाम. ये एक ट्रिक है, इससे आप लर्न कर सकते हो इसकी सीरीज़. किसकी? लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनकी सीरीज़ इस ट्रिक से आप लर्न रख सकते हो. ट्रस्ट मी इन दी एग्ज़ाम. ट्रस्ट का स्टार्टिंग से टी आर मीन्स ट्रोपोस्फियर. फर्स्ट लेयर क्या है? ट्रोपोस्फियर. आफ्टर इट एस टी मीन्स स्ट्रेटोस्फियर. सेकेंड लेयर ME mesosphere, which is third layer of the atmosphere. Then इसको छोड़ देंगे, लीव करेंगे. नेक्स्ट है THE, इट मीन्स थर्मोस्फियर. इट इज़ द फोर्थ लेयर ऑफ एटमोसफियर. नेक्स्ट है एग्ज़ाम से हमें सिर्फ EX लेना है. EX से बनेगी एक्जोस्फियर, जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है हमारी एटमोसफियर की. ये हुई टोटल 5 लेयर्स. ट्रस्ट मी इन दी एग्ज़ाम. ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्जोस्फियर. ओके, इससे आपको ये सीरीज़ में लर्न रहेंगी. अब हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं. स्टार्ट करेंगे हम ट्रोपोस्फियर से, क्योंकि सबसे फर्स्ट लेयर क्या है? ट्रोपोस्फियर ही है. जो जिस जगह पर हम रहते हैं वहाँ जो एयर की लेयर है वो कौन सी लेयर है? ट्रोपोस्फियर. वेयर वी लिव, मतलब कि हमारी एयर की जो सरफेस है वहाँ पर कौन सी लेयर है एयर की? ट्रोपोस्फियर. यहाँ पर एयर बहुत ही ज़्यादा है. आपको भी पता है कितनी तेज़ हवाएं चलती हैं, और ना भी चले फिर भी एयर की जो क्वांटिटी है वो हमारी ट्रोपोस्फियर पे ही सबसे ज़्यादा होती है. इट इज़ द नियरेस्ट लेयर टू द सरफेस ऑफ अर्थ. ये हमारे पृथ्वी के बिल्कुल पास की लेयर है. वेदर फॉर्म्स एंड चेंजेस हेयर. यहाँ पर मौसम बदलता रहता है और बनता भी रहता है. इट एक्सटेंड्स 8 किलोमीटर अप फ्रॉम द अर्थ सरफेस एट द पोल्स. ये 8 किलोमीटर तक फैली हुई है. हमारे अर्थ के पोल्स कैसे होते हैं? ये हमारी अर्थ है, ठीक है. ये है नॉर्थ पोल और नीचे वाला है साउथ पोल. मतलब कि हम यहाँ रहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. अर्थ तो राउंड शेप में है, चारों तरफ ही दुनिया बसी है. तो ये जो नॉर्थ पोल है यहाँ से कितनी दूर है लेयर की एयर? 8 किलोमीटर. कितने दूर है? 8 किलोमीटर. ऐसे ही साउथ पोल से 8 किलोमीटर दूर है. 8 किलोमीटर तक फैली हुई है. एक्सटेंड का मतलब होता है फैला हुआ. एंड 16 किलोमीटर एट द इक्वेटर. और अगर हम इक्वेटर से स्टार्ट करें, इक्वेटर क्या होती है? भूमध्य रेखा कहती है इसको. एन इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. हमारे अर्थ के बिल्कुल सेंटर से, बिल्कुल बीचों बीच से एक इमेजनरी लाइन जाती है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं. अगर हम इक्वेटर से देखेंगे, मतलब बिल्कुल सेंटर से देखेंगे अर्थ के, तो वहाँ से कितने दूर है, कितनी दूर तक फैली है एयर की लेयर ट्रोपोस्फियर? 16 किलोमीटर तक. लेकिन अगर पोल से देखें तो वो कितनी है? 8 किलोमीटर. तो 8 किलोमीटर यहाँ से है और 8 यहाँ से हुई, तो टोटल कितनी हुई? 16 किलोमीटर हुई. ठीक है, सेंटर से देखिए तो 16, इट मीन्स इक्वेटर से देखेंगे तो 16 किलोमीटर तक फैली है, और पोल से देखेंगे तो 8 किलोमीटर तक फैली है.
क्या फैली है? ट्रोपोस्फियर, जो एयर की फर्स्ट लेयर है। एयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, मतलब जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे एयर का जो टेम्परेचर है वो भी कम होता जाता है। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्ट्रेटोस्फीयर। जैसे ही ट्रोपोस्फियर ख़त्म होगी वहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगी? स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर ये एयर की सेकंड लेयर है। इसके अंदर ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर सुना है कभी? ओजोन लेयर एक एयर की ही लेयर है, ये इसके अंदर ही इंक्लूड है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही इंक्लूड है, मतलब एटमॉस्फेयर का ही एक पार्ट है। ये हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से। किससे प्रोटेक्ट करती है ये हमें? यूवी रेज। यूवी रेज का मीनिंग होता है अल्ट्रा वायलेट रेज। यूवी मीन्स अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो कहाँ से आती हैं? सन से आती हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। सभी लिविंग बींग्स के लिए ये यूवी रेज बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो इन हार्मफुल रेज से, इन किरणों से हमें कौन बचाती है? ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर कहाँ है? सेकंड लेयर ऑफ एयर के अंदर। वो लेयर कौन सी है? स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के अंदर क्या है? ओजोन लेयर है जो हमें यूवी रेज से बचाती है। द ओजोन लेयर इज़ ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। तो ये जो ओजोन लेयर है ये स्ट्रेटोस्फेयर का ही एक पार्ट है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कितनी दूर तक फैली है। जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है, सेकंड लेयर है, ये कहाँ तक फैली है? 16 से 50 किलोमीटर तक। इट मीन्स 16 से लेकर 50 किलोमीटर तक ये फैली हुई है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। At surface, the ozone layer is a part of stratosphere. Ozone layer stratosphere का ही पार्ट है. The concentration of protective ozone layer peaks at about 22 किलोमीटर up. ये जो ओजोन लेयर है इसकी भी अलग से लेयर बनी है स्ट्रेटोस्फियर के अंदर, जो कितनी दूर तक फैली है? 22 किलोमीटर तक बनी हुई है ये ओजोन लेयर। देखो 22 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो इतनी मोटी अगर लेयर होगी तो वो हमें प्रोटेक्ट करेगी किससे? यूवी रेज से, जो हमारे लिए हार्मफुल है। द ओजोन लेयर ऑब्जर्व्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, प्रोटेक्टिंग लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ओजोन लेयर्स उन हार्मफुल यूवी रेज को जो सन से निकलती हैं उनको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है और सभी लिविंग थिंग्स जो अर्थ पर रहती हैं उन्हें उनसे बचाती है। हियर द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करता है, एयर इंक्रीज नहीं होते। इसीलिए यहाँ पर जो एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, रॉकेट्स वगैरह हैं ये आसानी से फ्लाई कर सकते हैं, उनको उड़ने में कोई परेशानी नहीं होती। क्योंकि अगर ये ट्रोपोस्फेयर के अंदर उड़ेंगे, फ्लाई करेंगे, तो वहाँ पर तो एयर बहुत ज़्यादा होती है, एयर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अगर एयर की स्पीड ज़्यादा होगी तो एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स का बैलेंस बिगड़ने लगेगा। इसीलिए ये कहाँ उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फियर, जो सेकंड लेयर है वहाँ पर उड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एयर की स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मीजोस्फियर, वेयर मेटेओरॉइड्स बर्न। मेटेओरॉइड्स का मीनिंग होता है उल्का पिंड। डेली न्यूज़ में भी ऐसा सब आता है कि आज ये उल्का पिंड पृथ्वी से टकराएगा, आज ये टकराएगा। तो ये सब मेटेओरॉइड्स कहाँ जाते हैं? क्या आपने सोचा? ये मीजोस्फियर, हमारी एयर की जो थर्ड लेयर है मीजोस्फियर, वहाँ पर आकर ये जल जाते हैं। ये मेटेओरॉइड्स वहाँ पर बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। दिस लेयर इज़ लोकेटेड विद इन 50 to 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये हमारी अर्थ सरफेस से कितने दूर है? 50 से लेकर 18 किलोमीटर तक मतलब फैली हुई है। द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेज टू एज लो एज -90 डिग्री सेल्सियस टू -130 डिग्री फ़ारेनहाइट एट द टॉप। कम से कम कितना टेम्परेचर होता है यहाँ? -90 डिग्री, और ज़्यादा से ज़्यादा होता है -130 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, स्पेस डेब्रिस लाइक मेटेओरॉइड्स बर्न अप एज दे एंटर द मीजोस्फियर। ये स्पेस से, अंतरिक्ष से जो भी उल्कापिंड आते हैं, मेटेओरॉइड्स आते हैं,
ये सभी कहाँ आकर ख़त्म हो जाते हैं, हमारी थर्ड लेयर पर पहुँचते ही ख़त्म हो जाते हैं। तभी तो वो आज तक नीचे पहुँचे ही नहीं, क्योंकि ये जो मीज़ोस्फीयर है वहाँ पर आकर ये जल जाते हैं। जैसे ही उस लेयर से टकराते हैं ये फट जाते हैं और वहाँ जल जाते हैं। और जिसको हम कहते हैं ना टूटता हुआ तारा, तो ये हमें कैसे दिखाई देते हैं, जब ये जलते हैं ना तो ये ब्रेक हो जाते हैं, पूरी तरह से टूट जाते हैं। और फिर हमें जो आसमान में टूटते हुए तारे दिखाई देते हैं वो रियलिटी में क्या होते हैं, मेटेरोइड्स ही होते हैं, जो मीज़ोस्फीयर से टकराते ही जल जाते हैं और टूट जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है थर्मोस्फियर। इट इज़ द फोर्थ लेयर। मीज़ोस्फीयर के ख़त्म होते ही थर्मोस्फियर स्टार्ट होती है, वेयर सैटेलाइट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ये जो हमारे अर्थ के आसपास सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं, ये कहाँ होते हैं, इसी लेयर में पाए जाते हैं, थर्मोस्फियर में। दिस लेयर लाइज 80 to 640 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ये हमारी अर्थ से कितनी दूर है, 80 से वो 640 किलोमीटर तक फैली हुई है ये लेयर। इवन थ्रो दिस एयर द एयर इज़ थिन। यहाँ हमें पता है कि इतनी ऊपर तक पहुँच गए हैं तो हवा बिल्कुल ही कम हो जाती है, यहाँ एयर बहुत कम होती है। इट ऑब्जर्व सो मच सोलर रेडिएशन दैट द टेम्परेचर कैन रीच अप टू 2000 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ जो सोलर रेडिएशंस का टेम्परेचर होता है वो कहाँ तक पहुँच जाता है, 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। विद इन द थर्मोस्फियर देयर इज़ अनदर लेयर कॉल्ड आइनोस्फियर। जैसे स्ट्रेटोस्फियर के अंदर एक लेयर थी ओजोन लेयर, वैसे ही थर्मोस्फियर के अंदर भी एक आइनोस्फियर नाम की लेयर होती है। ये आइनोस्फियर क्या होती है? The ionosphere contains electrically charged particles that can reflect radio waves back to the earth. ये जो आइनोस्फीयर होती है ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है, इसके अंदर चार्ज होता है। देखो चार्ज कैसे होते हैं, जैसे हमारा चार्ज, हम अपनी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, खाना खा के चार्ज करते हैं, हम फुल एनर्जेटिक हो जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं और सब काम जल्दी जल्दी करने लगते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर क्या आया, चार्ज आया, ताकत आई। तो ऐसे आइनोस्फीयर के अंदर भी ऐसे इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो पूरी तरह से चार्ज हो जाते हैं। और जैसे ही वो रेडियो वेव्स उनसे टकराती हैं तो वापस हमारी अर्थ पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम आपस में मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। ट्रांसमिट का मीनिंग होता है भेजना, आपस में ट्रांसमिशन हो सकता है मैसेजेस का। और रेडियो पे आप जो सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो वो भी सैटेलाइट मतलब आइनोस्फीयर की हेल्प से ही सुन सकते हो। तो ये जो आइनोस्फीयर है प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर वायरलेस कम्युनिकेशन। हमारे यहाँ जो वायरलेस कम्युनिकेशन, बिना तारों के जो कम्युनिकेशन संचार हो रहा है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स वगैरह हैं, इंटरनेट वगैरह है, तो ये सब किससे पॉसिबल है, सिर्फ आइनोस्फीयर की वजह से ही पॉसिबल है। क्योंकि वहाँ ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो उन रेज को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं हमारे अर्थ पर। हम मैसेज करते हैं तो वो ऊपर जाते हैं और फिर वो टकरा कर वापस नीचे आते हैं। ओके, नेक्स्ट है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर क्या है, आउटर मोस्ट लेयर, मतलब सबसे बाहर वाली परत, सबसे दूर, जहाँ पर तारे टिमटिमाते दिखते हैं आसमान में। ठीक है, तो वहाँ जो लेयर है ये हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है। विच मार्क्स द बिगनिंग ऑफ आउटर स्पेस, जो बाहर की स्पेस से जहाँ की स्टार्टिंग होती है, बॉर्डर की स्टार्टिंग होती है, ये वो लेयर है। द एयर इज़ वेरी थिन हेयर। यहाँ जो एयर है बहुत ही ज़्यादा कम होती है इस लेयर के अंदर, तो इसीलिए आउटर मोस्ट लेयर भी है। और एक्सोस्फीयर, एक्स का मीनिंग ये भी तो हो सकता है ना, एग्जिट, मतलब यहाँ पर आकर हवा की एग्जिट होनी स्टार्ट होगी है, हवा यहाँ ख़त्म होगी है, बिल्कुल नाम मात्र की ही है। ओके, ऑन द नेक्स्ट पेज, इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का महत्व क्या है, जो हमारी एयर है उसके हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। दी एटमॉस्फेयर सस्टेन्स लाइफ ऑन अर्थ। हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसी की वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है। सभी को पता है अगर हवा नहीं होगी तो सांस लेना मुश्किल था, सांस लेना मुश्किल ही क्या, इम्पॉसिबल था। तो सांस नहीं ले सकेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। इट प्रोवाइड्स अस ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देती है। इट प्रोवाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस।
प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है? फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है। और वो हमें कहाँ से मिलती है? एयर से मिलती है। हमें पता है ना, एयर के अंदर बहुत ही छोटे से थोड़े से % में क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस मतलब अपना फूड प्रिपेयर करती है, तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है। द ओजोन लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर ऑब्जर्व द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम ऑफ द सन। और सन से जो यूवी रेज आती हैं उनसे भी हमें कौन बचाता है? स्ट्रेटोस्फियर के अंदर जो ओजोन लेयर है वो हमें बचाती है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द रेज। इससे रेज से बहुत ज़्यादा जो हानिकारक चीज़ें होती हैं उन सब से ये हमें प्रोटेक्ट करती है। जो जो हमें नुकसान होने थे उन सब से प्रोटेक्ट कौन करती है? ओजोन लेयर। सच एज स्किन कैंसर, यहाँ तक कि वो यूवी रेज अगर हम तक पहुँच जाए तो सभी को क्या होगा? स्किन कैंसर होगा और हम ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सकते। द एटमोसफियर ऑब्जर्व्स ए लार्ज पार्ट ऑफ द सनलाइट एंड प्रिवेंट्स द अर्थ फ्रॉम गेटिंग ओवर हीटेड। जो हमारी हवा है वो सनलाइट का बहुत बड़ा पार्ट अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है, क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी तेज़ है, अगर वो एयर नहीं होती और डायरेक्ट हम तक पहुंचती तो हम सब जल के ख़त्म हो जाते। ये एयर ही है जिसकी वजह से सूरज की रोशनी पूरी तरह हम तक नहीं पहुंच सकती और हमारी जो पृथ्वी है ज़्यादा गर्म होने से बच जाती है। इट रिटेन्स हीट विच हेल्प्स टू मेंटेन वार्मथ एट नाइट। ये हमें ऐसी गर्मी देती है जो रात तक बनी रहती है। आपको भी पता है गर्मियों में क्या होता है, जब सूरज पूरा निकलता है तो क्या होता है, रात तक हमें वो गर्मी फील होती है ना। तो मतलब कि हमें इन सब चीज़ों से कौन बचा रहा है? एयर। एयर की जितनी भी लेयर्स है सभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। किसी न किसी तरह से हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए उन लेयर्स की हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। और हमें वो हार्मफुल थिंग से भी बचा रही है, हार्मफुल डिजीज से भी बचा रही हैं। तो एटमॉस्फेयर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। In the next video, we will continue our topic and discuss about these topics. Till then, thank you and have a nice day.